हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का जो हमारा वीडियो करंट अफेयर पर होने वाला है। करंट अफेयर जो अभी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है 27 अक्टूबर 2024 को, तो उसके लिए जो ये घटना चक्र है, जो आई दृष्टि है, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो अभी पहले ये एग्ज़ाम मार्च में होने वाला था, लेकिन उसके बाद पोस्टपोन होकर 27 अक्टूबर को शेड्यूल है। तो उसके लिए ये जो मार्च वाली घटना चक्र है, ये ईयरली घटना चक्र है, इसमें पूरा कंपाइलेशन है। अभी जो नेक्स्ट वाला है वो 27 अक्टूबर के पहले पहले आएगा। तो उसके पहले ये भी ज़रूरी है कि जो पुराना है हम उसको अच्छे से कवर कर लें। आप सभी ने पढ़ के रखा होगा, तो उसको क्विक रिवीजन के तौर पर ये रिवीजन सीरीज़ है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये आई दृष्टि 2024 का है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। इसमें 10 जनवरी तक का अद्यतन था, जो भी कंटेंट था। अभी जनवरी के बाद से लेकर अक्टूबर तक का जो न्यू एडिशन जब भी आएगा, फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है, उसमें जो नेशनल लेवल का करंट अफेयर है, उसके बाद में यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का है, उसके बाद में आर्थिक, वैज्ञानिक, बिहार स्पेशल है, कुछ संक्षिप्तियाँ दी है, खेल परिदृश्य दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए बिंदुवार प्रस्तुतिकरण है। तो इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम पूरी आई दृष्टि कंप्लीट कर लेंगे तो हम देखेंगे कि बिंदुवार बहुत ईजी हो जाता है। तो अभी रटने से बेहतर है कि पहले आई दृष्टि कंप्लीट कर ले, उसके बाद इस बिंदुवार पर हम गो थ्रू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ बिंदुवार अलग अलग विषय का दिया है। जो इसके पूरी बुक में जो डिस्क्रिप्शन है, थ्योरी है, उसी का एक तरह से सिनॉप्स कह सकते हैं, आपकी पॉइंट टू पॉइंट दिया है, जहाँ से प्रश्न बिल्कुल बन सकते हैं। तो जैसे राष्ट्रीय स्तर का हो जाता है, फिर हम राष्ट्रीय का बिंदुवार कर लेंगे। तो एक एक करके इन चीज़ों को कवर करते चलेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य है, उसमें देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं और विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नज़र है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। तो ये प्रश्न आ सकता है कि ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 है, ये किस क्रमांक का सर्वेक्षण है, सीधा सीधा बन सकता है। तो ये 8वां संस्करण था इसका। उसके बाद में किसने स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणाम घोषित किए थे, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। यहाँ पर हमको ये ऑप्शन दे सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए, या स्वच्छता से संबंधित कोई हमारा मंत्रालय है, उसके मंत्री ने यहाँ से आंकड़े जारी किए, तो ये गलत हो जाएगा। जो राष्ट्रपति महोदया है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने आंकड़े जारी किए हैं। कब परिणाम घोषित किए? 11 जनवरी 2024 को, मतलब इसी साल की बात है। तो 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम घोषित किए हैं। अब अगला प्रश्न है कि कितने शहरों का आकलन किया गया था। तो इसमें 2023 में 4477 शहरों का आकलन किया गया था, जिसमें से 61 छावनी थी, 88 गंगा किनारे बसे शहर थे या टाउन थे। और इस प्रकार स्वच्छ सर्वेक्षण का यह 8वां संस्करण विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है। यहाँ से देखिए क्या प्रश्न बनेगा। सबसे पहला प्रश्न, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 कौन से क्रमांक का है? 8वां संस्करण है। दूसरा प्रश्न, ये परिणाम किसने घोषित किए? राष्ट्रपति ने किए। उनका नाम आपको पता है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। का परिणाम घोषित हुआ 11 जनवरी 2024 को। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण किस वर्ष का था, तो 2023 का था। 24 मत लगाना, अब 2023 का था, 8वां संस्करण था। उसके बाद इसमें कुल कितने शहरों का आकलन किया गया था, तो 4477 शहरों का आकलन किया गया था। उसमें से यदि पूछ ले कि गंगा किनारे बसे शहर कितने हैं, तो 88 है, और छावनियाँ कितनी है, तो 61 है। यहाँ इस तरह से भी दे सकता है कि 88 शहर जो है यमुना किनारे थे, गंगा किनारे थे, साबरमती किनारे थे, गोदावरी किनारे थे। तो 88 शहर गंगा किनारे थे। इतने फैक्ट आपको याद हो गए। इसमें से कुछ भी आए तो आपको गलत नहीं करना है। उसके बाद आगे देखिए, आगे है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर समग्र रूप से 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर, क्लीनेस्ट सिटी घोषित किया गया है इंदौर को। इंदौर के साथ इस बार के है गुजरात का जो सूरत है, उसको भी पहली रैंक दी गई है। अगला प्रश्न क्या बनेगा कि जो इंदौर है लगातार 7वीं बार, इंदौर लगातार 7वीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले स्थान पर आया है। अब प्रश्न ये बनेगा कि किस श्रेणी में आया है, तो ये 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में। वो दे देगा 10 लाख, तो आपको लगेगा इंदौर तो महानगर है और यहाँ की जनसंख्या तो बिल्कुल 4 लाख या 10 लाख के ऊपर होगी, तो आप यहाँ फंस जाओगे। लेकिन हमको फंसना नहीं है, क्योंकि अब हमने इसको पढ़ लिया है, तो हमको सीधे सीधे वहाँ जवाब देना है
प्रश्न में देखना है कि क्या लिखा हुआ है। यदि समग्र रूप से 1 लाख से अधिक जनसंख्या लिखी है तो बिल्कुल हमको इंदौर के साथ जाना है। और लगातार 7वीं बार देखिए, सबसे पहले जो स्वच्छता सर्वेक्षण आया तो उसमें जो सूरत पहले स्थान पर था, लेकिन उसके बाद क्योंकि अभी 8वां संस्करण है तो उसके बाद लगातार 7 बार इंदौर ही पहले स्थान पर है। लेकिन संयोग से ऐसा हुआ कि पहली बार का जो सूरत था अभी 8वीं बार भी संयुक्त रूप से इंदौर के साथ पहले स्थान पर है। ठीक है, इतने बिंदु आपको याद हो गए। तो हमको अभी ये याद रखना है कि 2023 का जो सर्वेक्षण था समग्र रूप से 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर इसको घोषित किया है। और इंदौर के साथ जो सूरत है गुजरात का, उसको भी पहली रैंक दी गई है। उसके बाद देखिए 10 शहरों की रैंकिंग। आपसे पहला शहर ना पूछ के आपसे सीधे ये भी पूछ सकते हैं कि शीर्ष 10 शहरों में कौन शामिल नहीं है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि सेकंड रैंकिंग किसी को नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से पहला स्थान दिया गया है, फिर भी उच्च स्थान इंदौर को प्राप्त है और उसके बाद ही सूरत का स्थान है। दोनों को पहली रैंकिंग है, संयुक्त रूप से दी है, दूसरा स्थान किसी का भी नहीं है। ये बात आपको याद रखना है। तो कभी पूछ ले कि जो नवी मुंबई महाराष्ट्र है उसको दूसरा स्थान दिया गया है तो गलत लगा देना। देखिए इसको कैसे याद रखना। पहला तो आपको याद है कि इंदौर है, सूरत है। दूसरे स्थान पर तीसरे स्थान पर नवी मुंबई। मुंबई में भी 3 शब्द है और तीसरे स्थान पर भी 3 है, तो यहाँ से इसको ऐसे याद रखना। फिर विशाखापत्तनम या आंध्र प्रदेश, ठीक है। विशाखापत्तनम जो है इसको चौथा स्थान मिला है और भोपाल जो है मध्य प्रदेश का, इसको 5वां मिला है। अब देखिए यहाँ पे एक आंध्र प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश के बाद फिर आंध्र प्रदेश है। आपको ये याद रखना है, पहले स्थान पर इंदौर है और 5वें स्थान पर भोपाल है। मतलब मध्य प्रदेश के 2 शहर पहले और 5वें स्थान पर है। पहले स्थान पर साथ में सूरत भी है, तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है और चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम है। उसके बाद 5वें स्थान पर फिर मध्य प्रदेश का स्थान आता है और केवल 6वां याद रख लेना, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। चूँकि दिल्ली हमारी राजधानी इसीलिए याद रखना 7वां नंबर है। और तिरुपति बालाजी का जो मंदिर फेमस है वो 8वें नंबर पे है। ग्रेटर हैदराबाद तेलंगाना। तेलंगाना क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अभी 10 साल पूरे हो गए हैं तेलंगाना और हैदराबाद की जो संयुक्त राजधानी थी। जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी थी उनको एक एग्रीमेंट के तहत 10 सालों के लिए बोला था कि आपकी राजधानी एक रहेगी। फिर अभी नई राजधानी बनाने के लिए अलग बजट आवंटन किया है, तो ये थोड़ा सुर्खियों में है, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हो सकता पूछ लेंगे तेलंगाना का स्थान कौन सा है, तो 9वां है, ठीक है। और फिर उसके बाद पुणे महाराष्ट्र है। आपको इससे क्या समझ में आया? नवी मुंबई तीसरे नंबर पे था, ये भी महाराष्ट्र का है। और 10वें नंबर पे पुणे महाराष्ट्र है, ये भी महाराष्ट्र के। मतलब महाराष्ट्र के हमको 2 स्थल देखने को मिले। उसके बाद आगे देखिए 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में 5 शहर जो है, तो इसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से गौर करना, क्योंकि हमने जो ऊपर 10 लाख से अधिक श्रेणी वाले पढ़े उसमें इंदौर पहले स्थान पर है, मतलब मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आता है। लेकिन यदि आपको 1 लाख से कम जनसंख्या की बात की जाती है तो सासवाड़ जो महाराष्ट्र में पहले स्थान पर है, फिर पाटन एनपी जो छत्तीसगढ़ में आता है वो दूसरे स्थान पर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोनावाला महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है, कराड़ और पंचगनी बाकी सारे महाराष्ट्र के स्थल है। मतलब दूसरे स्थान पर केवल छत्तीसगढ़ है। उसके अलावा 1 लाख से कम श्रेणी में सारे स्थान पर क्या है, महाराष्ट्र का नाम देखने को मिल रहा है। अभी हमने शहर पढ़े थे, लेकिन अब हम राज्य देख रहे हैं। राज्यों की बात करें तो पहला महाराष्ट्र है। एमपी गलती से भी मत लगाना, क्योंकि हमको लगेगा कि इंदौर तो पहले स्थान पर था तो एमपी लगा देते, यहाँ प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा। पहले स्थान पर जो है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और तेलंगाना। देखिए मैपिंग में यदि हम देखें तो यहाँ महाराष्ट्र आता है, यहाँ एमपी आता है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ लगा आता है, यहाँ पर उड़ीसा आता है और फिर तेलंगाना आता है। तो इस तरह से ये राज्यों की सेटिंग है। इसी के आसपास जाना है। यूपी का कहीं कोई स्थान नहीं है 5वें स्थान में। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है और फिर तेलंगाना। 5 राज्य पूछ सकते हैं क्रम से जमाने को। 27 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है और बिहार का 15वां। यदि कभी स्पेसिफिक पूछ ले उत्तर प्रदेश का स्थान तो वो 9वां है, और बिहार स्पेशल के लिए बात करें तो 15वां स्थान है। उसके बाद शीर्ष गंगा शहर। हमने कितने शहर लिए थे? 88 ऐसे शहर लिए थे जो गंगा के किनारे बसे थे। तो पहला है वाराणसी उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऐसा है कि किसी पर वारे जाना, ठीक है, वारे जाना। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर एक चीज़ और गौर कीजिएगा कि जो शीर्ष 3 शहर हैं, ये जो शीर्ष 3 नगर है वो उत्तर प्रदेश के गंगा किनारे, और एक उत्तराखंड आएगा और फिर 5वां फिर उत्तर प्रदेश आएगा। यदि स्टेटमेंट बना के देता है कि शीर्ष 5 गंगा शहरों में से 4 शहर
चार शहर उत्तर प्रदेश के हैं और एक शहर उत्तराखंड का है, तो ये सही लगाना है। इन 2 स्टेट के अलावा कहीं का भी नहीं है। उत्तराखंड का याद रखना हरिद्वार के अलावा उत्तराखंड में कुछ नहीं लगाना है। फिर पहला वाराणसी, दूसरा प्रयागराज, तीसरा बिजनौर और 5वें नंबर का कन्नौज है। तो इस तरह प्रश्न कैसे भी घुमा के दे, सही करना है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश स्थित महू छावनी, वो सीधे सीधे देख देगा महू छावनी जो सबसे स्वच्छ छावनी घोषित हुई किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में है। या फिर मध्य प्रदेश की जो छावनी स्वच्छ छावनी घोषित हुई इसका नाम क्या है, तो महू छावनी है। और हमने कितनी छावनियों को लिया था, मैं बताती हूँ यहाँ पे देखिए। हाँ, 61 छावनियों का हमने आकलन किया था और 88 जो स्थल थे वो गंगा किनारे वाले थे। तो हमने 61 छावनियों का आकलन किया था और 88 गंगा किनारे वाले थे। तो उसमें से जो मध्य प्रदेश की महू छावनी है पहला स्थान इसको प्राप्त हुआ है। अब 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश की बात करें, ये यूपी स्पेशल वाली बात हो गई है। वैसे यदि शहरों की बात कर रहे थे तो 1 लाख से अधिक में पहला महाराष्ट्र का स्थान था, फिर छत्तीसगढ़ था, फिर अन्य 3 में भी महाराष्ट्र ही थे। लेकिन यहाँ पर 1 लाख से अधिक केवल उत्तर प्रदेश के 20 शहरों की बात करें तो उसमें केवल एक शहर जो नोएडा है 14वें स्थान पर है। मतलब पूरे भारत में यदि हम 20 शहर देख रहे हैं शीर्ष स्थान पर 1 लाख से अधिक वाली जनसंख्या की श्रेणी में, तो उसमें नोएडा आता है 14वें नंबर के स्थान पर। ये 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी है, कम नहीं है। हमने कम में बताया था कि पहले स्थान पर महाराष्ट्र था, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ और अगले 3 स्थान पर फिर महाराष्ट्र के शहर थे। इसमें देखिए, इस श्रेणी में गाज़ियाबाद को 38, अलीगढ़ 40 और वाराणसी 41, लखनऊ 44, फिरोज़ाबाद 52 और प्रयागराज 71वां स्थान है। अभी इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया है, इसीलिए इसको याद रखना 71वां स्थान है। उसके बाद चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। ये प्रश्न बन सकता है। सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया, तो चंडीगढ़। कौन से सर्वेक्षण में, 2023 के। इस सर्वेक्षण का संस्करण कौन सा है, 8वां संस्करण है। गंगा के किनारे कितने नगर लिए, 88 नगर लिए। कितनी छावनियाँ लिए हैं, 61 छावनियाँ लिए। कितने शहर लिए हैं, 84-77 शहर लिए। उसके बाद में 1 लाख से कम जनसंख्या वाली श्रेणी में पहले स्थान पर कौन है, सूरत है और इंदौर, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया। क्या दूसरे स्थान पर कोई है, तो कोई नहीं है। तीसरे स्थान पर कौन है, नवी मुंबई। चौथे स्थान पर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और 5वें स्थान पर मध्य प्रदेश का भोपाल शहर है। ठीक है, हमारी जो राष्ट्रीय राजधानी है वो 7वें स्थान पर है। 9वें स्थान पर तेलंगाना और 10वें स्थान पर पुणे महाराष्ट्र है। इस तरह इसको याद रखना। उसके बाद चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र पुरस्कार सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है और प्रयागराज को 71वां स्थान मिला है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए जो नोएडा है। अच्छा, हमारा पेज सही चल रहा है क्या, हाँ ठीक है। यहाँ थोड़ा कट हो गया है, कोई बात नहीं। देखिए, कचरा मुक्त शहर में स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा, जो उत्तर प्रदेश का नोएडा, उसको 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया है। ऐसे नोएडा का स्थान कौन सा था, 14वें नंबर पर नोएडा का स्थान था। और कचरा मुक्त शहर की बात करें तो इसको 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया है। उसके बाद बोला, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार समारोह के दौरान वर्ष 2024 हेतु स्वच्छ भारत मिशन के गीत, इसका विमोचन भी किया गया है। अब प्रश्न ये बोलेगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार के दौरान जो वर्ष 2024 मतलब आगामी वर्ष के लिए एक गीत एंथम का जो विमोचन किया है उसका शीर्षक क्या है और उसके गायक कौन है। तो इसको बहुत अच्छे से रट लेना। इसका शीर्षक है नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। यहाँ पे ये शब्दों में हेराफेरी करके आपको दे सकता है, तो आपको संकल्प याद रखना है और प्रकल्प याद रखना है, दोनों मिलते जुलते हैं। यहाँ पे भी संकल्प है, यहाँ पे भी प्रकल्प है। देखिए, कल्प इसमें कॉमन है, कल्प दोनों में कॉमन है। यहाँ पे स है और यहाँ पे प है, तो इसको SP याद रखना। ठीक है, नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। और गाया किसने है, तो ये गाया है कैलाश खेर ने। ठीक है, तो 2023 के जो पुरस्कार समारोह थे उसके दौरान 24 के लिए स्वच्छ भारत मिशन के गीत का हमने विमोचन किया और उसका शीर्षक नया संकल्प है, नया प्रकल्प है और गायक कैलाश खेर है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित सारे फैक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अगला जो है PM जनमन के बारे में हम देखते हैं। तो PM जनमन क्या है, अभी देखिए 2011 की जो हमारी जनगणना थी इसके अनुसार भारत में जो अनुसूचित जनजाति उसकी आबादी 10.45 करोड़ है। इसमें
इसमें से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, उसमें निवास करने वाले 75 समुदायों को विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह PVTGS पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप के तहत इसके रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन समूहों को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। अभी आगे इस योजना का उद्देश्य बताया गया कि PM जनमन का एक तो फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म के साथ दूसरी बात यह है कि ये क्यों शुरू की गई, ठीक है, ये क्यों शुरू की गई है, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है और इसके साथ ही इसका फुल फॉर्म क्या है, ये किसने शुरू की है, ये सारे फैक्ट इसके आगे बताए हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ ब्रीफ किया है कि 2011 की हमारी जो जनगणना हुई थी उसमें जो हमारी ST उसकी आबादी 10.45 करोड़ है। और फिर अगला प्रश्न ये कि जो 75 समुदाय है PVTGS वाले, वो कहाँ कहाँ रहते हैं, तो 18 राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम लेना और 18 राज्यों का नाम लेना। इसमें 45 समुदाय निवास करते। तो क्या होता है, ये सामाजिक रूप से पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े और शैक्षणिक क्षेत्र में पिछड़े, और इनको असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। तो ये तो हमारा एक फैक्ट हो गया। तो फिर इसके लिए हमने क्या उपाय किया है, तो इसके लिए ऐसा है कि हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, अगला प्रश्न केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, तो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी केंद्रीय वित्त मंत्री है। इन्होंने अपने बजट भाषण 23-24 में विशेष रूप से संवेदनशील इन जनजाति समूह को सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन प्रारंभ किया गया। 2-3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न, हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी है। उन्होंने जो है इन PVTGS के लिए इनके आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए घोषणा कहाँ की है, तो अपने बजट भाषण में की। कौन सा बजट भाषण, 2023-24 का बजट भाषण। और अगला प्रश्न ये बन सकता है कि इनकी कौन कौन स्थिति में सुधार करने के लिए, तो इनकी सामाजिक स्थिति में और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए। यहाँ कहीं भी राजनीतिक स्थिति के बारे में वर्णन नहीं किया गया है कि इन जनजातियों को राजनीति में इनकी भागीदारी बढ़ाना। यदि इस तरह स्टेटमेंट बनता है तो आपको गलत कर देना है। यहाँ पर यह है कि इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन प्रारंभ किए जाने की इन्होंने घोषणा की बजट भाषण में 23-24 का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। उसके बाद अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ की राशि आवंटित की है। अगला प्रश्न ये बनेगा कि जो प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन है, ये अगले कितने वर्षों के लिए इस मिशन को लागू किया है, तो अगले 3 वर्षों के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न बनेगा कि अगले 3 वर्षों में कितने रुपए की राशि आवंटित की गई है, तो 15,000 करोड़ की राशि आवंटित की जाने की इन्होंने घोषणा की है। इस मिशन के तहत PVGT परिवारों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य। देखिए अगला प्रश्न ये बनेगा कि जो PVGT समुदाय है उनके लिए अगले 3 वर्षों में आपने 15,000 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की है अपने बजट भाषण 23-24 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, क्योंकि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। तो अब आप ये बताइए कि इस 15,000 करोड़ की जो धनराशि है उसके तहत आप उनको क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराएंगे, तो उनको एक तो सुरक्षित आवास देंगे, रहने के लिए घर मिल जाएगा। अब घर है तो वहाँ पे स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता इसका ध्यान रखेंगे। जब घर है तो उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त करने जाएंगे, फिर उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे हम, उनको पोषण मिलना चाहिए। फिर वहाँ से स्कूल तक जाने के लिए सड़क होनी चाहिए, फिर दूरसंचार संपर्कता होनी चाहिए। उसके बाद संधारणीय आजीविका के लिए अवसरों जैसे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एक दूसरे से रिलेट करना, सबसे पहले कहीं आवास दे दिया, ठीक है, उसके बाद पीने के लिए उनको पानी चाहिए और वहाँ स्वच्छता होनी चाहिए, तो स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता। उसके बाद उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त करने स्कूल जाएंगे तो शिक्षा है, फिर उनके बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा, फिर बच्चों को पोषण दिया जाएगा, फिर बच्चे सड़क पे चलेंगे तो उनके लिए सड़क होनी चाहिए, फिर दूरसंचार होनी चाहिए, कभी किसी कारण स्कूल नहीं जाए तो टीचर घर पर कोऑर्डिनेट कर सके। और संधारणीय आजीविका के लिए उनके पेरेंट्स दिन भर क्या करेंगे, उनको आजीविका चाहिए, तो उनके लिए जो भी अवसर होंगे तो ऐसी जो बुनियादी सुविधाएं है वो उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद यहाँ कुछ बिंदु हैं कि 15 नवंबर 2023 को, ठीक है, अभी 2024 में नवंबर तो आया नहीं है तो 23 की बात चलेगी, तो ये आप ईयर याद रखना। उसमें नरेंद्र मोदी ने, देखिए हमने स्वच्छता सर्वेक्षण की बात की तो उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की बात आई थी, लेकिन यदि आपको PVGT वाले समूह की बात करें तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को आपको इन्वॉल्व करना है। तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर एक अगला प्रश्न, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ये एक प्रश्न आपका यहाँ से क्लियर हो गया।
उसके बाद में झारखंड के खूंटी ज़िले से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की। प्रश्न देखिए, पीएम जनमन का पूरा नाम बताइए। यहाँ लिख दीजिए पीएम, यहाँ पे लिख दीजिए जन मन, ठीक है। पीएम जनमन का पूरा नाम बताइए। तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है। यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी फिर न्याय और महाअभियान, ठीक है। ये पीएम जनमन का पूरा नाम है। तो पहला प्रश्न यही, पीएम जनमन का पूरा नाम, ये पता चला गया। किसने स्टार्ट किया? प्रधानमंत्री जी ने किया, वो नरेंद्र मोदी जी, आपको सबको पता है। कहाँ से किया? झारखंड राज्य से किया। और यदि पूछ ले तो खूंटी ज़िले से किया। कब किया? 15 नवंबर को। क्यों? क्योंकि 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं। फिर इसमें इसका लक्ष्य क्या है? विशेष रूप से संवेदनशील उन 75 जनजाति समूह का विकास करना जो विभिन्न मंत्रालय विभागों की योजनाओं से छूट गए हैं। सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेंगे कि पीएम जनमन का लक्ष्य क्या है, वो दे देंगे कि जो 75 जनजाति समूह है उनको सरकार की योजनाएं प्राप्त करने के बावजूद अन्य अतिरिक्त सहायता करना, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इन्होंने ये बोला है कि जो विभिन्न मंत्रालय या विभाग है उनकी योजनाओं से जो छूट गए हैं उनको विकास करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए योजना शुरू की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मिशन के लिए वर्ष 23-24 से वर्ष 25-26 तक 24,104 करोड़ के कुल परिव्यय को मंजूरी प्रदान की है। बजट भाषण में उन्होंने बोला था 15,000 करोड़ रुपए की बात की थी, लेकिन उसके बाद जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस पर काम किया तो उन्होंने 24,104 करोड़ के जो कुल परिव्यय है उसको मंजूरी दे दी है। कितने? अगले 3 वर्षों के लिए। अब वो कहाँ से शुरू हो रहा है? तो 2023 से शुरू हो रहा है, 23-24 वाले वर्ष से शुरू हो रहा है और 25-26 तक चलेगा, तो अगले 3 वर्षों के लिए। इसके बाद इस मिशन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित 9 मंत्रालय के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित। अगला प्रश्न ये बनेगा, कितने मंत्रालय इसमें शामिल हैं? तो 9 मंत्रालय शामिल है और 9 मंत्रालय मिलके क्या करेंगे? 11 काम करेंगे। अब ये 11 काम कौन कौन से हैं? सबसे पहले पक्का घर, जो आवास मैंने बताया था, सड़क कनेक्टिविटी, पाइप से जलापूर्ति, शिक्षा थी, दूरसंचार था, वहाँ पे दूरसंचार कनेक्टिविटी जो थी, उनका स्वास्थ्य था, पोषण था, ठीक है, स्वच्छता, पेयजल, ये सारे 11 क्षेत्रों में काम करेगी और 9 मंत्रालय मिलकर। और इसमें एक मंत्रालय शामिल है, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय इसमें शामिल है। इसके बाद इस मिशन के केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय नोडल एवं समन्वयक मंत्रालय होगा। अगला प्रश्न बन सकता है कि जो पीएम जनमन योजना है, ये जो मिशन है, इसके लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है और एक कोऑर्डिनेटिंग वाली मिनिस्ट्री कौन सी है? तो केंद्रीय जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है यही नोडल मंत्रालय और समन्वय मंत्रालय रहेगा, जबकि अन्य 8 मंत्रालय विभाग अपने क्षेत्र विशेष से जुड़ी पहल को लागू करेंगे। मैंने अभी आपको बताया 9 मंत्रालय मिलकर काम करेंगे, 11 काम करेंगे। इन 9 मंत्रालय में जो केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय है वो कोऑर्डिनेट भी रहेगा और वो नोडल एजेंसी भी रहेगी, और बाकी के 8 मंत्रालय क्या करेंगे? अपने अपने विभाग मंत्रालय के जो काम है उन कामों को पूरा करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ 1-2 लाइन कटी हुई है, कोई बात नहीं। इसमें ऐसा है कि ये कुछ शहर गांव के नाम दिए, उसमें से 28 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इस मिशन से देश के 18 राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कितने राज्य? 18 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान और निकोबार। इससे सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जो भी हमारी PVTGS है, और ये PVTGS की संख्या है जो 75 है। इसमें से मध्य प्रदेश में भी 3 है, बैगा, भारिया और सहरिया। उसके बाद 25 दिसंबर 2023 को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पीएम जनमन के तहत एक सूचना, शिक्षा और संचार अभियान की शुरुआत की है। अगला प्रश्न यहाँ से बनेगा, मैंने आपको बोला था 9 विभाग है, 9 विभाग मिलकर 11 काम कर रहे हैं। उसमें से केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय था, वो नोडल और कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री रहेगा और 8 मंत्रालय अपने अपने काम करेंगे। लेकिन इस मंत्रालय से हटके क्या इंसिडेंस हुआ है? ये हुआ है कि जो केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय है उसने एक सूचना, शिक्षा और संचार अभियान की शुरुआत की है 25 दिसंबर 2023 को। शुरू कब हुआ था? 15 नवंबर 2023 को झारखंड के खूंटी से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया था। तो जो उसमें केंद्रीय जो नोडल एजेंसी और कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री है, इसने क्या किया है? इसने ये किया है कि एक सूचना, शिक्षा और संचार, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन
IEC याद रखना, आप IEC शॉर्ट में याद रखना। तो इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान को जागरूकता बढ़ाने और PVTG बहुल जनजातीय बस्तियों में सरकारी योजनाओं की 100% पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ किया गया। इसको क्यों स्टार्ट किया हमने, क्या ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि 9 मंत्रालय तो पहले से मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन इस अभियान को जागरूकता बढ़ाने के लिए, और जो PVTG बहुल जनजातीय बस्ती है, मतलब ऐसी बस्तियाँ हैं जहाँ PVTG ज़्यादा रहती है, उसमें जो सरकारी योजना है उसकी 100% पहुँच सुनिश्चित करने के लिए स्टार्ट किया। ठीक है, अवेयरनेस के लिए कुल मिलाकर IE से स्टार्ट किया है, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। निश्चित तौर पे इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, IEC, वो यहाँ पे टर्म चेंज करके दे देगा आपको, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, है ना, इंटीग्रिटी इलेक्ट्रॉनिकी एंड कम्युनिकेशन, इस तरह से दे देंगे। तो हमको याद रखना इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके बाद वाला जो वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा, आप इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि अगले जो भी वीडियोज़ हैं आप तक समय समय पर पहुँचे। कुछ ही दिनों में ये पूरी बुक को हम बहुत अच्छे से इसी तरह करने वाले हैं। थैंक यू।